के अधीन आती हैं। दो अलग अलग संस्थाएं हैं। पहला है झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल और दूसरा है डिप्लोमा इन परीक्षा समिति। एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग है, लेकिन आलम यह है कि यहाँ पे एक व्यक्ति पूरे दोनों संगठन के ऊपर, दोनों जो विभाग हैं उसके ऊपर कब्जा बनाए बैठे हुए हैं और मन मुताबिक दोनों संस्थाओं को अपने अनुसार चला रहे हैं। मकसद सिर्फ है छात्रों से, गरीब छात्रों से पैसा वसूलना और अपनी पॉकेट गर्म करना। नमस्कार, जोहार। इस वक्त राजधानी रांची के फार्मेसी काउंसिल के बाहर में है और जैसा कि आप सबको पता है कि फार्मेसी काउंसिल में कई प्रकार की भ्रष्टाचार नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जेएलके में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद पुतला दहन कार्यक्रम किया। पुतला दहन कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से इन लोग मिले। अब फिर से फार्मेसी काउंसिल के बाहर ये लोग आए हैं। आखिर क्या क्या मुद्दाएं हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार है, सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या मामला को लेकर ये लोग फार्मेसी काउंसिल के बाहर में धरना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिए। दादा, क्या क्या भ्रष्टाचार नजर आ रहे हैं? फार्मेसी काउंसिल का जो गठन होता है वो इसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें 6 जो मेंबर होते हैं वो वोटिंग के माध्यम से, फार्मासिस्ट अपने आपस में वोटिंग करके और उनको चयनित करते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, और 5 सदस्य वो सरकार के तरफ से नामित होते हैं। टोटल 11 सदस्य होते हैं झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और फार्मेसी से संबंधित कॉलेजों का संचालन कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, परीक्षाएं कैसी होंगी, परीक्षा के बाद मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र हैं वो कैसे दिए जाएंगे, और उसके बाद बतौर फार्मासिस्ट आप कैसे निबंधित होते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं इस काउंसिल। और इस पूरे जो वसूली का जो खेल चल रहा है, इस वसूली के खेल में पैसा का बंदरबाट मंत्रालय स्तर पे भी है, सीएमओ स्तर पे भी है, सचिव स्तर पे भी है, और करोड़ों अरबों की जो है वो अवैध कमाई यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ से वसूला जाता है, क्या मुख्यमंत्री तक जाता है? मुख्यमंत्री सचिवालय तक भी जा सकता है, हमें अंदेशा है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ ये दोष साबित हो चुका है कि वो अपने फार्मासिस्ट के लाइसेंस का नंबर बदल के, आधार नंबर बदल के, मोबाइल नंबर बदल के 4-5 जगहों पे एक साथ काम कर रहे थे, ऐसे फर्जीवाड़ा का आरोप सिद्ध हो चुका है। सरकार के संज्ञान में है, तमाम सचिवालय के संज्ञान में है, उसके बावजूद एक व्यक्ति जिसको जेल भेजा जाना चाहिए, जिसके ऊपर फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन का मामला बनता है, 420 का मामला बनता है, सरकार को धोखा देने का मामला बनता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे धोखा देने का मामला बनता है, आधार नंबर अगर कोई बदल के, अगर कोई आम आदमी कोई काम करता है तो उसको सीधे जेल की हवा खानी पड़ती है। लेकिन ये व्यक्ति अपना आधार नंबर बदल के, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बदल के, फेक रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे एक साथ 4-4 जगहों पे नौकरी करते हैं। तो ऐसे पूरी तरह से फ्रॉड है, पूरी तरीके से फ्रॉड है। और ये सिर्फ बोली हुई बात नहीं है, पूरा पुख्ता प्रमाण है। उसके जो पोर्टल है, जो फार्मेसी का जो पोर्टल चलता है, जहाँ पे वो लोग रजिस्टर होते हैं, वहां पे अलग अलग आधार नंबर दिखाते हुए उनका 4-4 रजिस्ट्रेशन नंबर शो होता है। और आप देख सकते हैं कि ये 4 जगहों पे प्रशांत कुमार पांडे अलग अलग आधार नंबर का इस्तेमाल करते हुए, रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग इस्तेमाल करते हुए 4 जगहों पे नौकरी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जेल भेजने की जगह अगर निबंधक सह सचिव बनाए हुए हैं और 2-2 संस्थाओं का कर्ता धर्ता बनाए हुए हैं, तो इसमें विभाग की जो है वो संरक्षण है, मंत्रालय का संरक्षण है, मुख्यमंत्री सचिवालय का संरक्षण है। अदरवाइज इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और इतना बड़ा आरोप सिद्ध हो चुका व्यक्ति जो है वो कैसे इस गरिमामय पोस्ट पे अभी तक 2 सालों से काबिज है। तो आप लोग विभाग को और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है? हमने मंत्रालय को भी ज्ञापन सौंपा है, तमाम स्तर पे हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र सौंपा है, और वो भी पूरे एविडेंस के साथ हमने सौंपा है। और इस परीक्षा के बाद में हम लोग माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी से मिलेंगे, फिर से उनको सारा ये सौंपेंगे। ये जो सबूत हमारे पास है, जो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ 18 तारीख के बाद अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है तो हम लोग एक ब्लैक बुक जारी करेंगे, काला चिट्ठा जारी करेंगे, जिसमें फार्मेसी काउंसिल में तमाम तरीके का जो भ्रष्टाचार का मामला अभी तक हुआ है उसको हम लोग एक किताब के रूप में प्रकाशित करेंगे। आप लोगों के लिए भी उपलब्ध हो पाएगा, छात्रों के लिए भी उपलब्ध हो पाएगा, और तमाम लोग ये जो जानना चाहते हैं कि हम लोग जो इतना संगीन आरोप
फार्मेसी काउंसिल के ऊपर लगा रहे हैं, इसके निबंधक के ऊपर लगा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है आप खुद से वो दस्तावेज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग पुतला दहन कार्यक्रम किए, उसके बाद आप लोग के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के यहाँ से फोन मैसेज आया, बुलाया गया, वहाँ क्या क्या बात हुई? वहां पे उन्होंने कहा है कि परीक्षा होने दिया जाए, बहुत लेट से परीक्षा हो रहा है, लगभग 1 साल के डिले के बाद में परीक्षा किसी तरीके से आयोजित हो रही है। तो चूंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है, परीक्षा होगी तो वो लोग पास करेंगे, मार्कशीट मिलेगा, उसके बाद वो अगर कहीं नौकरी करना चाहते हैं प्राइवेट जगह पे, सरकारी जगह पे, तो वो आवेदन कर पाएंगे और जो नियोजन की अपॉर्चुनिटी है वो छात्रों को मिल पाएगी। तो चूंकि ये मामला वाकई संवेदनशील है, परीक्षा में अगर किसी तरीके से बाधा आती है तो छात्र प्रभावित होते हैं। हमारी शिकायत पदाधिकारियों से है, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से है, तो हमारी लड़ाई भी उनसे है और हम लोग चाहते हैं कि इसमें छात्र नहीं पीसे। तो इसलिए हम लोगों ने परीक्षा तक इस आंदोलन को टाला है। परीक्षा के बाद हम लोग पुनः मंत्री जी के पास फिर से बात करेंगे, उनसे अपडेट लेंगे कि क्या वो कदम उठा रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग संतुष्ट होते हैं तो छात्रों के न्याय के लिए अगर कदम उठाया जाता है तो हम लोग फिर इस आंदोलन को खत्म करेंगे, अदरवाइज आगे हम लोगों ने और भी उग्र आंदोलन। अच्छा, आप लोग पहले भी आंदोलन किए, तो क्या उस आंदोलन में आप लोग सफल नहीं रह पाए या फिर बीच में देखिए, पिछले बार जो भी आंदोलन हुआ है वो उस कड़ी का ही आंदोलन आगे बढ़ रहा है। कोई जरूरी नहीं है तमाम तरीके का आंदोलन की अगर आप उदाहरण लेते हैं, आप झारखंड आंदोलन का उदाहरण लीजिए, किसी भी तरीके का आंदोलन का उदाहरण ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल जाती है। पिछले आंदोलन की अगली कड़ी के रूप में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुतला दहन किया है और आज हम लोग यहाँ पे भी पहुंचे हुए हैं। मंत्री जी से भी हमारी वार्ता हुई और आने वाले समय हम लोग एक ब्लैक बुक भी पब्लिश करने वाले हैं और अब आगे जैसे जैसे आंदोलन का रुख बड़ा होगा हम लोग और व्यापक आंदोलन करेंगे, प्रभावी आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी छात्रों को न्याय दिला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग न्याय दिलाने के लिए हर जो जोखिम है उठाने के लिए तैयार हैं, हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम लोग हर वो प्रयास करने के लिए तैयार हैं जिससे फार्मेसी के छात्रों को एकदम ट्रांसपेरेंट कोर्स करने के लिए सुविधा हो और वो सुविधाजनक तरीके से नौकरी हासिल कर पाए। दादा, क्या कुछ कहेंगे, क्या क्या कमियां नजर आ रही है, भ्रष्टाचार है, क्या क्या भ्रष्टाचार नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कल आज से जो एग्जाम शुरू हुआ है ये तो पहले से ही वो अनलीगल है, क्योंकि प्रभारी तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, तो उसी के लिए हम लोगों ने ये उड़ान छेड़ा है, भविष्य उनका बर्बाद ना हो, वो कहीं अच्छी जगह पर जाएं, यहाँ का नाम करें, इसी के लिए हम लोगों ने ये उड़ान छेड़ा है। भ्रष्टाचार है या व्याप्त है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास कल एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आया था मेरे पास। देखिए, आपसे देखते हैं ना, इसमें सेंटर है। मान लीजिए एग्जाम कोई लिखेगा तो सेंटर नजर नहीं रहा तो एग्जाम कहाँ लिखने जाएगा? तो वही तो समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम कहाँ लिखेगा वो, ना रोल नंबर पता है ना कुछ पता नहीं है, तो कैसे करेगा वो। आप कहीं भी, हम लोग भी, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी कभी मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिए हो तो उसमें सेंटर मेंशन रहता है कि आप फलाना स्कूल में जाएंगे और वहाँ एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है ना, आपका ये रोल नंबर है। तो यहाँ इस तरह कुछ नहीं है। जस्ट लाइक कहें तो आप ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं और इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम लोग ये उड़ान छेड़ा है और हम लोग इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे हर हाल में। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन लग रहा है? देखिए, अब विभाग तो है माननीय मंत्री जी का है, लेकिन वो तो अभी जब मंत्री जी भी छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको पर्दा में रखा गया है। हमको लगता है उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि कल हम लोग गए थे वहाँ तो उन्होंने पूछा कि हमको और इस तरह जो बातें हैं या फिर जो भी यहाँ पर जो काला काम हो रहा है उनको पता नहीं है। तो क्या बोले, हम लोग सामने ही वहाँ पर से यहाँ का जो वो थे जो अपने आपको चेयरमैन मानते हैं, पांडे जी, उनको फोन लगाया और काफ़ी डांटा है उनको, ठीक है ना। तो हम लोग कल आश्वस्त हुए उनके बातों से और हम लोगों को बुलाया गया है। फिर इस एग्जाम जो खत्म होगा उसके बाद फिर हम लोग जाकर बात करेंगे और देन फिर आगे का मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से आप लोग मिलेंगे? हाँ, दोबारा अपनी बात रखेंगे? हाँ। अगर वो आपकी बातों को नहीं सुनते तब क्या होगा? हम लोगों ने कल ही उनको एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें सारा कुछ जो भी यहाँ का जो शिकायतें हैं उनको हम लोग लिख के दिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको बोला है कि हम लोग देखेंगे इसको और क्या बोलते हैं, आगे जब हम लोग जो बैठेंगे नेक्स्ट टाइम उसमें इसको पहल करके जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे और निश्चित क्या बोलते हैं, निश्चित तौर पे जो पांडे का जो बात हो रही है, इनका कार्यकाल कब का ही खत्म हो गया है, उनको हटाएंगे। छात्रों को न्याय दिला पाएंगे आप लोग? काहे कि आप लोग पहले भी आंदोलन किए, फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हम क्या बोले, अभी संतोष जी ने कहा कि भाई ये हमारा एक दूसरा कड़ी है, उसी जो आंदोलन था उसी का ये सेकेंड पार्ट है
और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास तो शुरू से ही रहा है कि भाई छात्रों के हित के लिए और जो गरीब शोषित या पीड़ित जो भी है, जिनको लगता है कि हम असहाय हैं, उन लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। आप चाहें तो अभी आपके सामने अभी दो चार जो स्टूडेंट जो दूर दराज से आए थे, हम लोग अभी ऑन द स्पॉट हम लोग कह के बोले कि काम करा दीजिए, तो बोले हम कर दे तुरंत अभी। जबकि यहाँ आए तो पता चला कि ऑफिस आज बंद है। समझिए कि आज अच्छा, वर्किंग छात्रों को यहाँ आने के बाद पता चलता है कि ऑफिस बंद है। बंद। बाहर में किसी तरह का कोई बोर्ड वोर्ड लगाया गया है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन बताता है ये सब बात कि बंद है? यहाँ का जो गार्ड है, जिनके जिम्मा में ये बिल्डिंग अटका हुआ है, वो गार्ड ही बता रहा था कि आज बंद है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब वर्किंग डे है तो ऑफिस कैसे बंद रहेगा? अगर बंद होना है तो शनिवार को या फिर संडे को या फिर कोई हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे है तब ना बंद करेंगे। मतलब छोटा सा इंफॉर्मेशन लेने के लिए राज्य से कोने कोने से छात्र पैसा खर्च करके आएंगे, वे भी यहाँ मौखिक तौर पे बताया जाता है। हाँ, यही तो विडम्बना है। यही तो सोचने वाली बात है कि मान लीजिए कोई गढ़वा पलामू से है, कोई उधर साहेबगंज से है, और मेन ऑफिस आपका यहाँ रांची राजधानी में है, तो आना ही है। लेकिन जब आके यहाँ पता चला कि आपका आज ऑफिस बंद है, तो लोगों को खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ता है। कितना दुख तकलीफ से यहाँ लोग आते हैं। अमूमन देखिए जो गरीब लोग हैं वो कैसे ट्रेनों में सफर करके, बस में सफर करके या फिर किसी लिफ्ट लेकर भी यहाँ आते हैं, और यहाँ आके पता चलता है कि ऑफिस बंद है, तो कितना खराब लगता है। अभी आपके सामने ही दो चार स्टूडेंट देखे ना, तो क्या स्थिति है उन लोगों की कि भाई भूखे पेट हम लोग आए हैं, सुबह 10 बजे से है यहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने जब बात किया तो देखे कि यहाँ अंदर में तो ऑफिस चल रहा है, जबकि गार्ड का कहना है कि ऑफिस बंद है। तो जब ऑफिस बंद है तो फिर गेट, मेन गेट में ताला बंद होना चाहिए। बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि ऑफिस चलता है तो बाहर से ताला बंद रहता है, अंदर में काम चलता रहता है, तो क्या ये सरकारी जगह है या फिर मतलब क्या है? देखिए वही तो लोग समझ नहीं पा रहे कि सरकारी जगह है कि प्राइवेट संस्था है। हालांकि तो सरकार का एक अंग है ये, तो सरकारी हुआ। तो इस तरह से तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पर तो ओपन, हम क्या बोले कि वर्किंग डे में वर्क होना चाहिए, ना कि बंद होना चाहिए।